हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा टॉपिक था परिवार एवं मित्र, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हमने जाना कि परिवार क्या है, फिर हमने परिवार के बारे में जो अलग अलग डेफिनेशन थी उनके बारे में जाना। फिर उसके बाद मैंने आपको परिवार का क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली के बारे में बताया कि अलग अलग बेसिस पे फैमिली को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसका हमने संख्या यानी कि परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार पढ़े, जिसमें से फर्स्ट था हमारा जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार, और सेकंड था हमारा न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार या नाभिकीय परिवार। दोनों के बारे में हमने जाना कि एकल परिवार कौन सा होता है, संयुक्त परिवार कौन सा होता है, इनके गुण क्या हैं, इनके दोष क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, भारत में कौन से परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। इससे अलग भी अदर बेसिस पे परिवार को अलग अलग पार्टों में क्लासिफाई किया जाता है, जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और जिसमें से पहला पढ़ेंगे हम विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के आधार पर, विवाह के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, शादी के आधार पर परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा एक विवाही और सेकंड है हमारा दूसरा बहुविवाही। तो दोनों में पहले आपको अंतर क्रिएट करना है, समझना है कि एक विवाही और बहुविवाही में अंतर क्या है। एक विवाही परिवार उन परिवारों को कहा जाता है जिन परिवारों में एक पति या एक पत्नी रखने की प्रथा हो, यानी कि ऐसे परिवार जो एक पत्नी यानी कि पुरुष एक पत्नी और महिला एक पति यानी कि स्त्री एक पति एक समय में रखती है, जबकि हो सकता है कि आफ्टर डिवोर्स या फिर आफ्टर डेथ वो दूसरी मैरिज भी कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम यानी कि सिंगल टाइम में एक समय में एक पति या एक पत्नी रखने की ही प्रथा होती है। ऐसे परिवारों को एक विवाही परिवार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंगल मैरिज फैमिली। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जिन परिवारों में एक समय में एक पति या पत्नी रखने की प्रथा हो, ऐसे परिवार एक विवाही परिवार कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म की या हिंदू समाज की, तो उसमें एक पत्नी या एक पति एक बार में रखने की प्रथा है, इसलिए हिंदू धर्म किसके अंतर्गत आता है, तो एक विवाही परिवार के अंतर्गत आता है। फिर आगे बात करें बहुविवाही परिवार की, तो बहुविवाही परिवार ऐसे परिवारों को कहा जाता है जिनमें एक समय में एक से अधिक पति या एक से अधिक पत्नी रखने का प्रावधान हो, यानी कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें एक समय में एक से ज्यादा पति रखने की, यानी कि स्त्रियां एक से ज्यादा पति रख सकती हैं या पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते हैं। तो ऐसे परिवारों को बहुविवाही परिवार कहा जाता है। आगे बात करें तो टोंडा, खासी, नागा, ये तीन ऐसी जनजातियां हैं जिनमें बहु विवाह यानी कि एक से ज्यादा पति या पत्नी रखना प्रचलित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी जनजाति में बहु विवाह पाया जाता है, चार ऑप्शन होंगे, या निम्न में से कौन सी जनजाति बहु विवाह की प्रथा को फॉलो करती है, आपको आंसर देना होगा। तो ये जनजाति हैं तीन, टोडा, खासी और नागा, जो बहु विवाह के प्रावधानों पर चलती हैं। इसके बाद में आपने मुस्लिम समाज में भी देखा होगा कि मुस्लिम समाज में एक से ज़्यादा पत्नियां रखना, वाइफ रखना लीगल माना जाता है, इसलिए मुस्लिम समाज को हम बहुविवाही परिवार के अंतर्गत रखते हैं। तो ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं हम, जिसमें सत्ता या अधिकार, सत्ता मतलब अथॉरिटी या पावर के अकॉर्डिंग परिवार के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सत्ता के आधार पर, सत्ता किस हाथ में है। तो सत्ता के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक है हमारा पितृसत्तात्मक परिवार, दूसरा है हमारा मातृसत्तात्मक परिवार। पहला पितृसत्तात्मक, दूसरा मातृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक परिवार में दोस्तों होता क्या है कि जो पावर होती है फैमिली की वो पुरुष वर्ग यानी कि मेल्स के पास होती है, पुरुषों के पास होती है। ऐसे परिवारों को कैसे परिवार कहा जाता है, पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। यानी कि पावर यानी कि जो मुखिया होगा, मुखिया जो होगा वो कौन होगा, पुरुष होगा। किनमें, यानी कि पितृसत्तात्मक परिवारों में। जबकि मैं मातृसत्तात्मक परिवारों की बात करूं तो यहां जो घर का मुखिया होता है वो कौन होती है, महिला होती है, महिला यानी कि स्त्री।
तो ऐसे परिवारों को मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। भारत में ज़्यादातर पितृसत्तात्मक परिवार ही देखने को मिलते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार गारो और खासी, दो हालांकि 3 ट्राइब्स, ये तुम्हारी जनजातियां मेघालय में रहती हैं, गारो खासी जयंतिया, जबकि गारो और खासी जनजाति जो कहाँ निवास करती है, मेघालय में, यहाँ मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। यहाँ सत्ता जो होती है इन जनजातियों में वो किसके, फीमेल के अंडर में होती है, यानी कि जो घर का मुखिया होता है वो महिला होती है। इसके बाद एक जनजाति है जिसको बोलते हैं नायर। नायर जनजाति कहाँ रहती है, केरल में। इन 3 जनजातियों में कैसे मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, क्योंकि ये जनजातियों का जो मुखिया होता है वो महिला, यानी कि हेड ऑफ फैमिली कौन होती है, फीमेल, यानी कि महिला होती है। तो ये दोनों मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो फैमिली को क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वंश, यानी कि वंश के आधार पर परिवार के प्रकार, यानी कि जो सरनेम होगा बच्चे का वो किसके बेसिस पे होगा, माता के, पिता के, या दोनों में से किसी के भी, या दोनों के। ठीक है दोस्तों, तो वंश के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पितृवंशीय, यानी कि अगर जो बच्चा पैदा हुआ है उसका सरनेम या जो उसका जो भी नेम रखा जाएगा, सरनेम होगा, वो किसके वंश के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर पिता के वंश के अकॉर्डिंग है तो ऐसे परिवार को पितृवंशीय परिवार कहा जाता है। सेकंड है हमारा दोस्तों मातृवंशीय। मातृवंशीय मतलब जो बच्चा पैदा होगा उसके वंश का नाम, यानी कि उसके वंश जो रखा जाएगा आगे वो माता के सरनेम के अकॉर्डिंग होगा, तो ऐसे परिवारों को मातृवंशीय परिवार कहते हैं। अगला है थर्ड हमारा उभयवंशीय। उभयवंशीय का मतलब होता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका सरनेम माता या पिता दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो ऐसे परिवार को उभयवंशीय परिवार कहते हैं। आगे बात करें, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट और फर्स्ट वाला, सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। उसके बाद कई बार निवास स्थान के आधार पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि निवास स्थान कहाँ है आपका, उस बेसिस पे परिवार के प्रकार। तो निवास स्थान के आधार पर परिवार मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा पितृस्थानीय परिवार, जिसमें से पहला क्या है दोस्तों हमारा पितृस्थानीय परिवार, यानी कि इसका जो मीनिंग ही होता है कि विवाह के पश्चात जो दंपति होते हैं, विवाहित जोड़े को क्या बोलते हैं, दंपति। विवाह के पश्चात दंपति यानी कि पति पत्नी, यानी कि पत्नी की बात करूं मैं मोस्टली, तो वो अपने पति के ससुर के घर यानी कि अपने पति के साथ चली जाती है और अपने पति के घर पर रहती है। तो ज्यादातर मोस्टली इंडिया में ऐसा ही होता है कि शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर पर रहती है, तो ऐसे परिवारों को कैसा कहा जाता है, पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। इसके बाद में सेकंड बात करूं मैं मातृस्थानीय परिवार, तो आपने एक वर्ड सुना होगा घर जमाई वाला, यानी कि विवाह के पश्चात पति पत्नी के घर पे रहना प्रारंभ कर देता है, यानी कि ऐसे परिवारों को मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। विवाह के पश्चात दंपति यानी कि पति अपनी वाइफ के घर पर रहना प्रारंभ कर दे, या विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर पर रहे, तो ऐसा परिवार मातृस्थानीय। विवाह के पश्चात पत्नी अपने पति के घर पर रहे, पितृस्थानीय परिवार। अगला है थर्ड हमारा नव स्थानीय परिवार, यानी कि विवाह के पश्चात दोनों यानी कि पति पत्नी ना अपने पति के घर रहें ना अपनी पत्नी के घर रहें और कोई नया स्थान चॉइस करें और वहां घर पर रहें, तो ऐसा परिवार नवस्थानीय परिवार कहलाता है, यानी कि ना पति के घर रह रहे हैं और ना पत्नी के घर, नया स्थान चॉइस किया फिर उसके बाद रहना स्टार्ट कर दिया। अगला है नेक्स्ट हमारा मातुल स्थानीय परिवार। मातुल का मतलब है मामा। ऐसा कुछ फैमिलियों में प्रथा होती है कि शादी के बाद पति पत्नी यानी कि जो पति का मामा होगा उसके घर पर रहेगी। दोनों विवाहित जोड़े किसके यहाँ रहते हैं, पति के मामा के यहाँ। तो ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात दंपति पति के मामा के यहाँ निवास करते हैं, ऐसे परिवार को मातुल स्थानीय परिवार कहते हैं। अगला है उभय स्थानीय परिवार।
उभय स्थानीय परिवार ऐसे परिवारों को कहा जाता है जिनमें पति पत्नी शादी के पश्चात अपने अपने स्थानों पर ही रहते हैं जहां के वो हैं, यानी कि अगर पत्नी अपने घर पर ही रहेगी और जो पति है वो अपने घर पर ही रहेगा, ऐसे परिवार को उभय स्थानीय परिवार, यानी कि दोनों में से कहीं भी अलग अलग दोनों रह लो, ठीक है ना, तो ऐसा परिवार उभय स्थानीय परिवार कहलाता है। तो हमने ये पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। इसके बाद जो हमें जानना है दोस्तों, वो जानना है एक तो फैमिली की विशेषताएं, यानी कि क्या विशेषताएं होती हैं फैमिली में, और फिर फैमिली के कार्य के बारे में भी डिस्कस करना है। तो ये दो टॉपिक हमारे अभी इंपॉर्टेंट हैं, जो बचे हुए हैं इनके बारे में डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इन पॉइंट्स को आप एकदम प्यार से समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये पॉइंट्स कहना क्या चाहते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा परिवार की विशेषताओं में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिलीज में सर्वव्यापकता, यानी कि सार्वभौमिकता कह लो या सर्वव्यापकता कह लो, एक ही बात है, यानी कि इसका वर्ड का मीनिंग होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सभी जगह फैला हुआ। तो मैंने आपको बताया था चाहे देश का विदेश का कोई भी समाज है, उसमें परिवार एकदम यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, यानी कि हर जगह परिवार प्रेजेंट होता है। चाहे पूरी पृथ्वी पे कोई भी सोसाइटी है, समाज, हर परिवार का एक अहम योगदान किसका होता है, परिवार का होता है। चाहे आप किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लें, वहां परिवार का अपना एक अस्तित्व होता है। तो बात करें कि इसका मतलब क्या है सर्वव्यापकता या सार्वभौमिकता का, सभी समाजों में चाहे कोई भी समाज है परिवार पाया जाता है, यानी कि परिवार सभी समाजों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज में परिवार पाया जाता हो, परिवार हर समाज में उपस्थित होता है, पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रथम कारक, यानी कि पहला कारक कौन है, परिवार है। यानी कि जो मनुष्य की, ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें फुलफिल करने वाला फर्स्ट जो कारक है वो कौन है, परिवार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछ लेगा कि मनुष्य की बेसिक आवश्यकताओं को, बेसिक नीड्स को पूरा करने वाला पहला कारक कौन होता है, समाज, परिवार, या और भी अदर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि प्रथम कारक जो होता है बेसिक नीड्स को पूरा करने वाला वो परिवार होता है। तो परिवार क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी समाजों में प्रेजेंट है, सभी जगह उपस्थित होता है। तो परिवार सार्वभौमिक है। तो आपको ध्यान रखना है परिवार सार्वभौमिक है। दूसरी विशेषता क्या है परिवार की, सामाजिक ढांचे का केंद्र। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समाज का निर्माण, सोसाइटी का निर्माण किससे होता है, परिवारों को मिलाकर होता है, और परिवार समाज की इकाई है, यूनिट है। यानी कि कह लो ये पूरी एक सोसाइटी है और इस सोसाइटी का निर्माण किससे होता है, परिवारों को मिलाकर होता है। तो सोसाइटी के सेंटर में कौन है, परिवार हैं, यानी कि बहुत सारे परिवारों को मिलाकर समाज का निर्माण होता है। तो वो सामाजिक ढांचे का केंद्र कौन कहलाएगा, परिवार, यानी कि फैमिली। तो सामाजिक ढांचे का केंद्र कौन होता है, तो वो भी परिवार होता है। परिवार समाज की इकाई है, ये बात भी मैंने आपसे बता दी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा। परिवार यानी कि जो समाज है उसकी, सोसाइटी है उसकी यूनिट क्या होती है, तो आपको बताना है परिवार है। वहां कई ऑप्शन होंगे, व्यक्ति यानी कि मानव है, या फिर दे देगा वहां परिवार है, या अदर भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि परिवार किसकी इकाई है, सोसाइटी की, समाज की। परिवारों को मिलाकर समाज बनता है, यानी कि सोसाइटी का निर्माण किससे होता है, तो बहुत सारे परिवारों को मिलाकर ही समाज का निर्माण होता है। समाज परिवारों का संकलन है, और ये बात किसने कही है, अरस्तु ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। संकलन का मतलब होता है योग, यानी कि जो समाज बना हुआ है वो परिवारों को मिलाकर बना हुआ है, परिवारों के योग से मिला बना हुआ है। तो समाज परिवारों का संकलन है, ये बात किसने कही है, ये अरस्तु ने कही है। आगे बात करें, थर्ड इसकी जो विशेषता है वो क्या है, वो ये है परिवार की विशेषता, सदस्यों का उत्तरदायित्व। यानी कि सभी जितने भी मेंबर होते हैं परिवार के, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उत्तरदायित्व होता है। समान श्रम विभाजन, यानी कि काम का समान बंटवारा होता है, सभी रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक दूसरे के प्रति, अपने काम के प्रति। तो सदस्य उत्तरदायित्व में आते हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। तो परिवार सदस्यों का
उत्तरदायित्व भी होता है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये 3 विशेषताएं देखी हमने पहली, सर्वव्यापकता या सार्वभौमिकता, सामाजिक ढांचे का केंद्र या सदस्यों का उत्तरदायित्व। तो ये 3 विशेषताएं देखने को किसमें मिलती हैं? परिवार में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट विशेषता यानी कि नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली का, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है भावात्मक आधार। भावात्मक का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स से जुड़ा होना, या एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव होता है उसे ही भावात्मक आधार कहते हैं। तो परिवार के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक भावात्मक यानी कि एक दूसरे के त्याग के रूप में जुड़े होते हैं। एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण या त्याग की भावना भी परिवार के लोगों में पाई जाती है। जैसे कि देखा होगा, अगर कोई चीज़ नहीं है आपके लिए तो भी आप कह देते हो कोई बात नहीं, भाई के पास है मेरे पास नहीं है तो चल जाएगा। या फिर कह लो कि आपके भाई ने कई बार कहा हो आपसे कि भाई चल तेरे पास नहीं है तो तू ले ले ये चीज़। तो ये क्या है? यानी कि त्याग की भावना पाई जाती है परिवार के अंदर। तो भावात्मक आधार के अंदर यानी कि त्याग की भावना तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्यार देखने को मिलता है। फीलिंग्स से लोग एक दूसरे के प्रति जुड़े होते हैं। तो देखा होगा, चाहे लड़ाई 2 भाई आपस में हो उनके बीच, लेकिन अगर तीसरे से लड़ाई हो गई तो एक साथ दोनों एक हो जाते हैं और फिर उसका सामना करते हैं। या कोई भी आपत्ति आ जाती है परिवार पर तो सभी लोग क्या हो जाते हैं? एक साथ एक होकर उस आपत्ति का सामना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भावात्मक आधार की भावना पाई जाती है। आगे है नेक्स्ट हमारा 5वीं विशेषता है वंशानुगत संबंध। वंशानुगत संबंध आपने ये जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी है वहाँ भी आप ये पढ़ोगे, तो आपके जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं एज ए क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्रों के रूप में। तो वो गुणसूत्र बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी नई जनरेशन में आते जाते हैं। तो होता क्या है? वंशानुगत संबंध बनता है, एक वंश से दूसरे वंश में गुण पहुंचते हैं, विशेषताएं पहुंचती हैं। जो बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की विशेषताएं होती हैं वो नई जनरेशन के अंतर्गत आती हैं, उनके लक्षण उनके अंदर आते हैं, उनके जीन्स ट्रांसफर होते हैं। तो बच्चों में बुजुर्गों की गुण या विशेषताओं का हस्तांतरण होता है, जिसे वंशानुगत संबंध के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनके गुण नई जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, गुण या विशेषताएं यानी कि उनके जो क्रोमोसोम हैं वो ट्रांसफर होकर आते हैं, जिससे कि उनमें बुजुर्गों के लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे बात करें विवाह संबंध। तो तुम्हें पता है भारत में या फिर समाज में विवाह को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और विवाह के बाद जो यौन संबंध यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाने की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, वैधानिक। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है? संतान उत्पत्ति होती है। संतानोत्पत्ति यानी कि बच्चे का जन्म होता है और वंश में वृद्धि होती है। यानी कि विवाह संबंध अनिवार्यता भी है परिवार के अंदर। तो परिवार के अंदर विवाह संबंध को उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिससे कि यौन संबंधों को स्वीकृति मिलती है। यानी कि ये तुम्हारे एफिडेविट मिल जाता है कि आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हो, जिससे संतानोत्पत्ति उत्पत्ति होती है, बच्चे का जन्म होता है और आपकी वंश वृद्धि होती है। आगे बात करें आर्थिक व्यवस्था। तो देखो दोस्तों, परिवार आपकी आर्थिक व्यवस्था भी करता है। वो कैसे करता है कि चाहे आपके पास सोर्सेज हैं या नहीं, आप कमाते हो या नहीं कमाते हो, अगर आप फैमिली के अंदर रहते हो तो सभी कॉम्प्रोमाइज करके आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उसे सबके बराबर ही पूरा करने को ध्यान दिया जाता है। अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो अगर हो सकता है आप जॉब ना करते हो या ठाली हो या कोई भी काम हो आपके पास, तो परिवार सोचता है कि इसकी भी जो ज़रूरतें हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो सभी सदस्यों की समान रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ होती है? परिवार में होती है, चाहे वो कमाता है या नहीं। यानी कि स्रोत हो, एक हो या अधिक, यानी कि सोर्स इनकम का एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो। एक व्यक्ति भी है तो वो भी सोचता है कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति इक्वली की जाए। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक व्यवस्था भी करता है परिवार। आगे है सीमित आकार, यानी कि उसका जो आकार होता है परिवार का वो सीमित होता है। रीजन सीमित या सदस्य संख्या को लेकर नहीं है, क्योंकि परिवार का सदस्य वो ही व्यक्ति हो सकता है जो या तो परिवार में जन्मा हो या फिर उसका विवाह परिवार में हुआ हो। तो इसलिए परिवार को सीमित आकार इसकी विशेषता रखी गई है। ऐसा थोड़ी ना किसी को भी आप परिवार में इंक्लूड कर लोगे, नहीं कर सकते हो। आप फ्रेंड जितने मर्जी चाहे बना सकते हो, जो अच्छा लगे आपको बना लिया आपने, लेकिन परिवार का सदस्य हर आदमी नहीं बन सकता। वही बन सकता है जिसने या तो परिवार में जन्म लिया हो या फिर वो
क्या हो, परिवार में विवाह किया हो। तो परिवार का सदस्य वह होता है जिसने परिवार में जन्म लिया हो या फिर विवाह किया हो, तो उस व्यक्ति को ही परिवार का सदस्य कहा जाता है। एक बात आपसे पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेता है आपसे कि परिवार को प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है पिरामिड से, किससे दर्शाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पारिवारिक वृक्ष से परिवार को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? पारिवारिक वृक्ष द्वारा इसे इंडिकेट यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होंगी। 2 3 4 एक विशेषता और हैं, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ अभी। अगली जो विशेषता है परिवार की दोस्तों, वो है सामाजिक सुरक्षा, यानी कि परिवार व्यक्ति को या लोगों को या परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि परिवार क्या देता है? सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट देखें, सामाजिकरण या सामाजिक नियंत्रण। दोस्तों एक बात आपको समझनी है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे को सामाजिकरण का पाठ प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? स्कूल से या परिवार से या समाज से। तो ये बात आप ध्यान रखो कि बच्चे को जो सामाजिकरण होता है वो बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से होता है? परिवार से होता है। यानी कि बच्चे को सामाजिकरण का पाठ जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? परिवार से। उसका रीजन ये है, सामाजिकरण का मतलब होता है जो बच्चे को शिष्टाचार, परिवार की रीति रिवाज, जो भी प्रथाएं होती हैं वो जो सीखने को मिलती हैं वो परिवार के द्वारा मिलती हैं, और इसी चीज को कहते हैं सामाजिकरण। यानी कि समाज की भावनाओं को समझना ही सामाजिकरण है। अब बच्चे को समाज की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें समझाना ही या उन्हें सिखाना ही सामाजिकरण कराना कहलाता है। तो बच्चे को सामाजिकरण का पाठ कहाँ सीखने को मिलता है? तो परिवार के द्वारा। तो सामाजिकरण या सामाजिक नियंत्रण से मतलब है कि बच्चे को शिष्टाचार, व्यवहार, नियम, प्रथा और परंपराओं को सिखाने का काम कौन करता है? परिवार करता है, जिससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामाजिकरण का पाठ कौन कराता है? परिवार कराता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से होता है? तो परिवार के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करें, अगली विशेषता है रचनात्मक प्रभाव। जो परिवार का स्ट्रक्चरल होता है वो रचनात्मक प्रभाव इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा स्थायी तथा अस्थायी प्रभाव। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि परिवार को हम स्थायी भी मानते हैं और अस्थायी भी। उसका रीजन क्या है कि परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी, समिति भी है और संस्था भी। अब समिति और संस्था दोनों में अंतर क्या है, ये बात आपको समझनी है। अगर हम फैमिली को, परिवार को एज ए समिति देखें, यानी कि समिति के रूप में देखें, तो समिति में आता है हमारा, समिति के अंदर पति पत्नी, बच्चे व परिवार के अन्य सदस्य, अदर मेंबर जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। अगर परिवार को एज ए समिति माने हम, तो समिति में सदस्यों की संख्या स्थिर नहीं रहती, यानी कि परिवार के सदस्यों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। किसी की डेथ हो जाए या फिर विवाह हो जाए किसी लड़की का, तो परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। जबकि अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। तो क्या मैं कहूँ परिवार क्या स्थायी है? परिवार अगर समिति के रूप में आप देखते हो तो समिति के रूप में परिवार अस्थायी है, क्योंकि संख्या घटती बढ़ती रहती है। किसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है? सदस्यों की। तो अगर समिति की बात करें, परिवार को समिति के रूप में देखें, तो परिवार समिति के रूप में कैसा होता है? अस्थायी, क्योंकि इसके अंदर पति पत्नी, बच्चे और अन्य सदस्य शामिल होते हैं तथा इनकी संख्या घटती तथा बढ़ती रहती है। इसलिए परिवार को समिति के रूप में अस्थायी माना जाता है। जबकि संस्था के रूप में, संस्था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके कुछ नियम होते हैं। तो परिवार को अगर एज ए ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था देखें तो परिवार के भी कुछ नियम होते हैं जो इसके सभी सदस्यों पर लागू होते हैं। इसलिए अगर मैं परिवार को संस्था के रूप में देखता हूं तो इसे स्थायी कहा जाता है, परमानेंट कहा जाता है, स्थायी कहा जाता है। तो बात समझ में आई। परिवार स्थायी कब है? जब इसे समिति के रूप में, परिवार स्थायी कब है? जब इसे समिति के रूप में ना देखकर संस्था के रूप में, अगर परिवार को हम संस्था के रूप में देखें तो ये स्थायी है, और परिवार को अगर हम समिति के रूप में देखें तो ये अस्थायी है, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसलिए समिति के रूप में परिवार अस्थायी है। तो ये बात इस परिवार की ये विशेषताएं थी जो इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में बनी हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के कार्य।
तो दोस्तों अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली यानी कि परिवार के कार्य। तो दोस्तों जो आपके मैकाइवर जो समाजशास्त्री थे, सोशलिस्ट थे, उन्होंने परिवार के कार्यों को दो पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें से एक है असेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली यानी कि परिवार के आवश्यक कार्य, और दूसरे हैं सेकंड हमारे नॉन असेंशियल फंक्शंस यानी कि अनावश्यक कार्य या गैर आवश्यक कार्य। तो पहले बात करते हैं असेंशियल की। असेंशियल मतलब आवश्यक, जो परिवार के मेन फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन है स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स, यानी कि जो तुम्हारे यौन संबंधों की स्थिर यानी कि स्टेबल संतुष्टि जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? परिवार के द्वारा मिलती है। यानी कि स्थिर रूप से आप अपनी जो वाइफ होती है या अपने हस्बैंड है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रख सकते हैं। सेकंड है बच्चों का पालन पोषण तथा प्रजनन, यानी कि बच्चों का जन्म देना या बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना, ये भी परिवार का आवश्यक कार्य है। घर का प्रावधान, यानी कि परिवार जब होता है तो फिर एक फैमिली होती है, घर होता है, तो घर का प्रावधान भी कहाँ से आता है? यानी कि मुख्य कार्य में आता है, घर होता है। सामाजिकरण, बच्चों का सामाजिकरण होता है, ये परिवार का मुख्य कार्य है, प्रमुख कार्य में आता है कि बच्चों का सामाजिकरण, यानी कि परिवार को या बच्चों को समाज की रीति रिवाज, प्रथा और शिष्टाचार उन्हें सिखाना, ये परिवार का सामाजिकरण कहलाता है, बच्चों का सामाजिकरण कहलाता है। नॉन एसेंशियल यानी कि गैर आवश्यक कार्य जो होते हैं वो आर्थिक कार्य, यानी कि इकोनॉमिक हेल्प कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये चीज़। शैक्षिक कार्य यानी कि जो आप एजुकेशनल फंक्शन बोलते हो, बच्चों को शिक्षा देना या ये करना वो करना, ये सभी इसके कैसे कार्य हैं? नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक। धार्मिक कार्य, रिलीजियस फंक्शन, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उनमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जो होता है। अगला है हमारा 4th नंबर सांस्कृतिक कार्य यानी कि कल्चरल फंक्शन जो है, और अगला है एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन। तो ये कैसे थे परिवार के गैर आवश्यक कार्य, ये वाले कैसे थे परिवार के एसेंशियल यानी कि आवश्यक कार्य। तो आप इनको भी एक बार नोट कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिवार वाला पोर्शन हमारा समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुका है। आगे हम फ्रेंड्स के ऊपर चर्चा कर देंगे, यानी कि मित्रों के ऊपर बात करेंगे, मित्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि व्हाट इज़ फैमिली। तो परिवार के बारे में हमने जाना सब कुछ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र मंडली में इसे शेयर करें, और हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।